वेबिनार के संस्थापक, आरबीएम के संस्थापक और अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी का और कार्यकारिणी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी का भी आभार व्यक्त करूंगी कि वो समय समय पर हम सोए हुए लोगों को जगाते रहते हैं, उस तरह की वेबिनार आयोजित करते रहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपका और बहुत बहुत आभार। आप सभी जानते हैं कि आज का विषय है सामाजिक परिवर्तन में फुले जी का योगदान। तो हमारे इस वेबिनार की जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की आज आयोजित की गई है, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय आरसी धीमान जी, जो संविधान विशेषज्ञ हैं और हमें हर सोमवार को संविधान के बारे में अच्छी से अच्छी और बेहतरीन जानकारी देते रहते हैं। हमारे मुख्य अतिथि हैं माननीय दशरथ मौर्य जी, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश से। मुख्य वक्ता हैं हमारे माननीय उदय भद्र बौद्ध जी, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के। विशिष्ट अतिथि हैं हमारे माननीय रत्नलाल चरगोत्रा जी, जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। माननीय संतराम प्रजापति जी, जो हमीरपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और मैं संचालनकर्ता आपकी रुचि आजाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। और मैं चाहती हूँ कि माननीय अध्यक्ष हमारे यदि वेबिनार में उपस्थित हैं तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और मुझे अनुमति दें ताकि मैं वेबिनार को आगे बढ़ा सकूं। माननीय आरसी धीमान जी। मैम वो अभी थोड़ा लेट जुड़ेंगे 5 मिनट, जब तक कार्यवाहक अध्यक्ष जी हैं उनसे अध्यक्षता करवा लीजिए। जी, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष जी माननीय बादल सिंह बौद्ध जी सादर निवेदन है वेबिनार को विधिवत संचालित करें। जी जी जरूर, बहुत बहुत साधुवाद आपका। तो हम सभी जानते हैं कि आज महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्मदिन है, जिन्होंने एक ऐसी क्रांति सूर्य का काम किया कि हम दलितों को, हम बहुजनों को, जो ये वंचित लोग थे, पिछड़े लोग थे, महिलाएं जो हर चीज से वंचित थी, हर तरह से दबी कुचली थी, उन सभी को उनके अधिकारों से अवगत कराया, उनको अधिकार प्राप्त कराए और शिक्षा की एक क्रांति ज्योति जगाई माता सावित्रीबाई फुले द्वारा, जो हम सभी के लिए एक ऐसी क्रांति ज्योति का काम किया कि आज हम सभी शिक्षित होकर इस समाज में बैठकर एक वेबिनार आयोजित कर सकते हैं, अच्छे अच्छे पदों पर बैठकर अपने परिवार का अच्छे से निर्वहन कर सकते हैं, उनको संचालित कर सकते हैं, एक दूसरे को समानता पे ला सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो हम उनके कोटि कोटि नमन करते हैं। मैं नमन करती हूँ, आप नमन करते हैं, हम सभी नमन करते हैं और हृदय की गहराइयों से नमन करते हैं। तो इसको वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगी कि हमारे विशिष्ट अध्यक्ष माननीय रत्नलाल जी चरगोत्रा जी, जो हैं जम्मू कश्मीर से, वो अपना माइक अनम्यूट करें। सर उपस्थित हैं आप? माननीय रतनलाल चरगोत्रा जी। जी जी। इसी कड़ी में हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि हैं माननीय संतराम प्रजापति जी। दोनों ही अनुपस्थित। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बहुत बहुत साधुवाद आपका, स्वागत है सर। जय भीम। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध जी और हमारे बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक और बादल सिंह बौद्ध जी, इन सबको मेरे नमन करते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम। और आज की अध्यक्षता कर रहे श्री आर जी धीमान जी, जो हमारे हर सोमवार को ये कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करते हैं, उनको भी मेरा कोटि कोटि नमन। और आज के मुख्य अतिथि दशरथ बौद्ध जी को भी और उनके साथ बाकी दूसरे जो प्रवक्ता हैं और खास करके आज का संचालन कर रही है। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, अगर हो सके तो थोड़ा माइक को पास रखिए, मतलब अपने मोबाइल को, तो शायद तेज हो जाए। स्पष्ट नहीं आ रही है। अब आई नहीं है? नहीं आ रही, सब धीमी आ रही है। आ रही है।
आ रही है। चलो, आज का संचालन करते हुए पहली बार मैं आपको रुचि वो आजाद जी को देख रहा हूँ, तो आपको भी मेरी नमो बुद्धाय जय भीम। बंद हो गया क्या? बंद हो गया? नहीं हुआ, चल रहा बोले। चालू है। अच्छा, रुचि ओ, आजाद जी आगे आपको भी। तो आज 11 अप्रैल को हमारे पितामह महात्मा ज्योतिराव फूले जी का 197वें जो हमारी एनिवर्सरी है, जयंती है, उसके उपलक्ष्य में सब इस जुड़े हुए वेबिनार में सबको अति अति मुबारक और सबको नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, जो आज का विषय है महात्मा ज्योतिराव फूले सामाजिक परिवर्तन के में फूले जी का जो हमारा योगदान है उसके उपलक्ष्य में है। वैसे हम जब कहें तो महात्मा ज्योतिराव फूले जो 1827 में जन्मे थे, तो वो एक हमारे भारतवर्ष के लिए और खास करके बहुजन समाज के लिए वो क्रांतिकारी कदम उन्होंने जो उठाए, जिसके एवज में आज हम जहां तक पहुंचे हैं कि हम वेबिनार पर बात कर रहे हैं। अगर वही हालात जो महात्मा ज्योतिराव फूले के पहले ये हमारा पेशवा रूल के तहत जिस तरह से हमारे बहुजनों को एक बड़ी दुर्दशा से निकलना पड़ता था, तो उसकी वजह से तो वो हमारे जो पूर्वज थे तो वो तो अति अज्ञानी बना दिए गए थे। तो महात्मा ज्योतिराव फूले ने सबसे पहले जो परिवर्तन का सोचा, तो वो तो उनका ध्यान एजुकेशन पर गया। तो एजुकेशन पर कैसे गया, तो मैं मुख्तसर में ही बात करूंगा। जब वो अपने किसी एक दोस्त के बारात में गए थे तो वहां से उनको बाहर निकाल दिया गया। तो वो बाहर निराश होकर जब वो वापस जा रहे थे तो तालाब के किनारे 4 लोगों को उन्होंने देखा कि जिनके सिर पर वो कौवे का वो पंख लगा था और गले में हांडी थी और झाड़ू पीछे लटका हुआ था और हाथ में कोई घंटी बजाने मतलब जैसा जंतर था कि वो वहां बैठे थे। तो महात्मा ज्योतिराव फूले जब वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि इनकी हालत क्या है, तो उन्होंने उनको पूछा कि आप ये क्या बना रखा है आपने आपको। तो उन्होंने अपनी दास्तान सुनाई कि हमारा कोई आदमी मर गया है, उसके वहां जाना है, तो इस गांव के बीच से निकलना है। तो हमें ये कहा गया है कि हम ये सब करके जहां से निकले झाड़ू से आप इन हमारे जो फुटप्रिंट हैं वो भी खत्म हो जाने चाहिए और आगे से कोई हो रहा तो घंटी बजानी है कि ताकि वो पीछे हट जाए, और उसके साथ साथ अगर थूकना हो तो वो हांडी में थूके। तो इस किस्म की जो हालात देखे तो महात्मा ज्योतिराव फूले ने कहा कि बारात में मुझे तो सिर्फ निकाला गया है, लेकिन इनकी जहनीत को इतना गुलाम बना दिया है कि वो अब इंसानों की तरह नहीं बल्कि हैवानों की तरह जी रहे हैं। तो इस ढंग से बाबा साहब ने ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जैसे वो खुद लिखते हैं कि शिक्षा के अभाव में मति गई और मति के अभाव से गति गई और गति के अभाव से नीति गई और नीति के अभाव से शूद्र हतश हुआ। और ये सारा अनर्थ जो है वो सिर्फ एक शिक्षा की वजह से हुआ। तो मेरे मतलब मुझे जो उतना पता है तो महात्मा ज्योतिराव फूले की जो अर्धांगिनी थी जिसको हम उन्होंने सावित्रीबाई फूले से शादी की थी, वो भी एक संपन्न घर से थी और ज्योतिराव फूले भी एक संपन्न घर से थे।
तो उन्होंने सबसे पहले इसी बिना पर ये ठान लिया कि हम स्कूल खोलते हैं। तो 1848 में उन्होंने हमारा पहला स्कूल खोला, लेकिन उस पर इतना बावेला हुआ कि उसके पिता गोविंद राव को लोगों ने आकर कहा कि या तो इस लड़के को अपने घर रखो, मतलब घर रखना है तो ये काम छोड़ दे, क्योंकि ये अगर काम करेगा तो तुम भी नरक में जाओगे, तुम्हारे पूर्वज भी नरक में जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां भी नरक में जाएंगी। तो उस तरीके से उसको मजबूर किया गया और एक ये कहा गया कि आप लोग घर छोड़कर या इधर से बाहर चले जाओ। तो ज्योतिराव फूले ने ये फैसला किया कि आप यहीं रहो, तो मैं ही चला जाता। और बाप ने बड़ी अपनी दीनता से वो ज्योतिराव जी को अपने घर से निकाल दिया। और वो घर निकल कर जब वो बाहर आए तो उन्होंने कोई काम का जो सड़क के किनारे जो सड़क पर काम कंस्ट्रक्शन का होता है तो वो शुरू किया। तो उसके साथ साथ वहां उस्मान शेख जो थे, उस वक्त के उस्मान रहते थे, तो उस्मान शेख और फातिमा बीबी ने उनको अपने घर में जगह दी। तो इस तरीके से उन्होंने फिर जो बाद में उनको एक मौका मिला, जो वो वाइसराय के साथ मिलने का मौका मिला। तो महात्मा ज्योतिराव फूले उनको इनविटेशन मिला, चूंकि वो स्कूल में पढ़ चुके थे और स्कूल के जितने विद्यार्थी जिन्होंने मैट्रिक कर लिया था, तो उनको एक स्पेशल इनविटेशन वहां से आई। तो महात्मा ज्योतिराव फूले जो है वो वहां गए। पहले तो उनको रोका गया, लेकिन क्योंकि वो कपड़े पहनकर नहीं गए, एक लाठ लेकर गए। और लाठ लेकर जब वो नंगे होकर एक गमछा लगा कर गए, तो वहां से उन्होंने कहा कि ये एटिकेट्स नहीं है अंदर जाने के, क्योंकि वाइसराय है। तो वाइसराय की फिर उन्होंने बुलाया उनको, तो ये क्या कर रखा है तूने भाई? तो उन्होंने कहा कि ये हमारे तन में ना कपड़ा है, ना खाने को रोटी है, और ये हमारे को मतलब एक दर दर होना पड़ता है। यही पूरे भारत के हालात है। और हम बहुजनों का साथ ये सलूक होता है कि हमारे गले में हांडी बांधी जाती है, हमारे पीछे झाड़ू बांधा जाता है। तो उससे वाइसराय ने उनको फिर अपनी गवर्नमेंट की मदद से स्कूल खोलने को परमिशन मिल गई। और 1852 में महात्मा ज्योतिराव फूले ने स्कूल खोलकर और उसके साथ साथ एक अखाड़ा बनाते थे। वो अखाड़ा मतलब जहां पहलवान लोग यो कुश्ती वगैरह करते थे, ताकि इन पर कोई हमला हो या इन पर कोई कुछ अनहोनी बात कोई दूसरे लोग इस पर कर दें, तो उधर से एक अच्छे हट्टे कट्टे लोग जो हैं वो मालिश करें और वहां बैठे। तो इस तरीके से जब महात्मा ज्योतिराव फूले के साथ साथ मैं वो सावित्रीबाई फूले, जिनको जो महात्मा जी उनको अपने शाम को घर आकर पढ़ाते थे, तो वो उनके स्कूल की वो देखभाल करने लगी। तो जब देखभाल करने लगी तो सावित्रीबाई फूले के आप सबको पता ही है कि उनके कपड़े जो एक जोड़ा लेकर लगाकर जाती थी, दूसरा हाथ में पकड़ कर ले जाती थी, क्योंकि रास्ते में लोग उसको गोबर शोबर फेंकते थे। तो इस तरीके से उन्होंने बड़े कठिनाई के साथ, जब हमारे देश में सावित्रीबाई फूले कहें तो हमारे कहें क्या, वो सच्चाई है कि वो एक पहली महिला जो है वो अध्यापक हैं। तो उनके साथ साथ फातिमा बीबी पहली मतलब उनके साथ सहयोगी अध्यापक हैं। तो इस तरीके से महात्मा ज्योतिराव फूले और महात्मा ज्योतिराव दंपति ने बड़ी मुश्किल से कठिनाइयों से, आप समझ सकते हैं कि कूड़ा करकट अगर उन पर फेंकते थे तो बाकी उनको खाने पीने के लिए या और कहीं बाजार से कुछ लेने में भी कठिनाई पैदा होती होगी, हम समझ सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने एजुकेशन को खोलकर हमारे समाज में यह परिवर्तन आज हम देख रहे हैं, तो शुरुआत वहीं से होती है। तो फिर उन्होंने एक 1865 में सत्याशोधक समाज की स्थापना की। सत्याशोधक समाज की स्थापना करने के साथ साथ उन्होंने ये मतलब सच की खोज क्या है, वही जैसे महात्मा गौतम बुद्ध और हमारे जो पहले संत गुरु रविदास जी का कबीर जी हुए, उन्हीं के पैटर्न पर उन्होंने सत्याशोधक समाज की को एक स्थापना की, जिस पर बाद में जाकर मैं टाइम तो नहीं हो गया, तो उन्होंने बाद में जाकर जब प्लेग की बीमारी थी तो महात्मा ज्योतिराव फूले जी जो थे
तो वो उनका स्वर्गवास 1899 में हो गया। तो उसके बाद सावित्रीबाई फूले जो पली की बीमारी से ग्रस्त हो गई, मरीजों को ढोते ढोते, तो उनका भी देहांत हो गया। तो महात्मा ज्योतिराव फूले जो हमारी 18वीं सदी में जो हमारी परिवर्तन हुआ, उसमें जो मतलब जिन जो एजुकेशन के वो पिता महाजनक हैं, तो उनके अलावा मतलब उन्होंने इतना कृष्ण करके सब कुछ काम किया जिसके हम सारा समाज ऋणी है। तो महात्मा ज्योतिबा बुद्ध की जो उन्होंने लाठी लेकर उसके बासराई के साथ जो बात की थी, वो बाद में महात्मा मतलब इसने गांधी जी ने उसको लाठ लेकर और नंगे होकर उसका ड्रामा शुरू किया। तो आज उसको हम राष्ट्रपिता का नाम देते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि महात्मा ज्योतिराव राष्ट्रपिता नहीं है। महात्मा ज्योतिराव तो राष्ट्र के दादा हैं, मतलब हमारे बाबा हैं। तो बाबा पिता से बड़ा होता है। तो महात्मा ज्योतिराव फूले ने हमारे सामाजिक परिवर्तन में अथाह कोशिश करके हमारे लोगों को आगे मतलब बढ़ने का एक मौका प्रदान मिला, और उसके साथ साथ हमारे साहू जी महाराज भी आगे उनके मिले। तो उसके बाद महात्मा ज्योतिराव फूले, साहू जी महाराज और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, मानवर कांशीराम तक जब हम पहुंचे हैं, तो हम इस स्थिति में हैं कि उनकी जो हमारे बुजुर्गों की एक बात और है कि हमारे बुजुर्गों की जितनी भी पुण्य मतलब तिथियां हैं, चाहे वो सेंचुरी हो या कोई और उनका दिन हो, तो ये दूसरे मतलब हमारे जो पूर्वज थे उनको कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तो इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने जो पूर्वज हैं उनके जन्मदिन और उनका जो कार्य किया हुआ है वो आम समाज में उनको प्रचलित करें और लोगों को उसके लिए रहनुमाई करें, ताकि लोगों के जहन में जो हमारे जहनों को गुलामियत की बनाई हुई है। तो महात्मा ज्योतिराव फूले ने एक गुलामगिरी किताब भी लिखी थी, और उस किताब में बड़े अच्छे तरीके से विश्लेषण किया था कि हम कैसे ये मेंटली गुलाम हैं। तो इससे मतलब ये लगता है कि महात्मा ज्योतिराव फूले ही हमारे पितामह थे, जिन्होंने हमारा सामाजिक परिवर्तन में बड़ा बड़ा योगदान दिया। मैं कुछ ज्यादा ना कहता हुआ आपसे रजा लेता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। आपने बहुत ज्यादा और बहुत अध्ययन कर ये जो उनके बारे में जानकारी दी है, वाकई बहुत ज्ञानवर्धक थी। हम सभी को इससे बहुत कुछ प्राप्त हुआ। जैसा कि आपने बताया कि बारात से लौटते समय उन्हें 4 व्यक्ति मिले, ये मुझे पता नहीं था सर, और ये मुझे आपसे ही पता चला है। वाकई बहुत बहुत साधुवाद आपका, बहुत बहुत आभार सर। जैसा कि सर ने बताया कि विद्या बिना मति गई, तो वाकई हमारी मति विद्या के बिना गई हुई थी। जब तक हमें विद्या प्राप्त नहीं हुई तब तक हमें पता नहीं था कि हम क्या हैं, एक इंसान के रूप में हमें जीना चाहिए कि नहीं। और मति के बिना नीति गई। नीति हम जानते ही नहीं थे क्या नियम होते हैं, एक इंसान को किस तरह जीना चाहिए, किस तरह उसे अपना व्यवहार करना चाहिए। हम एक दबे कुचले कीड़े की तरह उनकी बातों को मानते थे। हमारे माननीय के बौद्ध जी कहते हैं कि न खाता न बही, जो ब्राह्मण कहे वही सही। हम वही मानते थे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, चाहे वो क्यों ना हमारी अस्मिता को बिल्कुल दबाने के योग्य बात हो, लेकिन हम उसे मान लेते थे। ठीक वैसा ही हो रहा था हमारे साथ। और विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, और नीति बिना गति गई। जब हम उस नीति पे ही नहीं चले, अपने नियम ही नहीं जानते कि इंसानों को कैसे जी सकते हैं, हमारे क्या अधिकार हैं, तो हमारी गति भी चली गई। यानी हम अपनी तरक्की नहीं कर पाए, प्रगति नहीं कर पाए। साथ ही जब गति चली गई तो हमारे पास पैसा भी नहीं था, हम इतने योग्य नहीं थे कि एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। हमारे पास वित्त की कोई सुविधा नहीं थी। और जब वित्त गया तो शूद्र बन गए हम लोग। और ऐसे शूद्र जो इतने दबे कुचले हो गए कि सिर उठाकर उनको देख भी नहीं सकते थे कि हमारे सामने कौन है और क्या आदेश दे रहा है और वो हमसे क्या चाहता है। तो इस तरह से इस अशिक्षा से बहुत ही अनर्थ हुए हैं। आपने बहुत अच्छा बताया सर, बहुत बहुत साधुवाद एक बार फिर से। हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि हैं माननीय रतन लाल चरगोत्रा जी, जम्मू कश्मीर से। सर, यदि आप उपस्थित हैं वेबिनार में तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और अपना वक्तव्य हम सभी के सामने रखें ताकि हम लाभान्वित हो सकें। माननीय रतन लाल चरगोत्रा जी। मैडम जी, जो पहले बोले वो रतन लाल चरगोत्रा जी थे जी, जो पहले बोल चुके हैं वो रतन लाल चरगोत्रा जी थे। सॉरी सर, संतराम प्रजापति जी, माननीय संतराम प्रजापति जी। बहुत बहुत आभार सर का आपका बताने के लिए। जी बहुत बहुत
साधुवाद। सबसे पहले तो मैं करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन करते हुए तथा बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। और आज 13 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षा और सामाजिक लोकतंत्र के पक्षधार किसानों तथा बहुजनों के वास्तविक गुरु हैं। भारत में राष्ट्रपिता की भावना का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक खान पान एवं वैवाहिक संबंधों का जातीय भेदभाव बने रहेगा। महात्मा ज्योतिराव फूले जी का जन्म 11 अप्रैल 1827 माली समाज में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंदराव फूले तथा उनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फूले। ब्राह्मणवाद के विरुद्ध संघर्ष उन्होंने शुरू की। ज्योतिबा फूले अपने मित्र गंगादास के जब शादी में गए तो उनको वहां अपमानित होना पड़ा और वहां से भगा दिया गया, ये सत्य है। और उन्होंने ये प्रण किया कि सबसे पहले तो मैं अपनी पत्नी को शिक्षित करूंगा और इसके बाद महिलाओं को पढ़ाना जरूरी है। और 1 जनवरी 1948 बुधारपेट पूना में पहली पाठशाला खोली और उसके 4 साल बाद 1852 में बालक पाठशाला का निर्माण हुआ, खोला गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हेलो हेलो फूले जी को अपना ब्राह्मण ने फूले साहब को 2 ओबीसी के ही लोगों को उनको मारने के लिए भेजा जाता है। फिर इसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं तो आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए ही निकला हूं। तो उन्होंने जो वो मारने गए थे, एक तो उनका फूले जी का अंगरक्षक बन गया था। तो इस प्रकार उन्होंने बात कही, तो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, इतना कहने पर एक तो उनका अंगरक्षक बना और सत्य समाज की स्थापना की। और उन्होंने काफी उन्होंने किताबें भी लिखी, जैसे गुलामगिरी, ब्राह्मणों का कसाब, किसानों का शोषण और सार्वजनिक सत्य धर्म। ये उन्होंने जो है बाएं हाथ से लिखा। फूले जी ने सरकार से 4वीं तक की शिक्षा को निःशुल्क पाठ्यक्रम करने का उन्होंने निश्चय किया सरकार से। और इस उद्देश्य से उनका उद्देश्य मेन था कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना और बाल विवाह का विरोध और विधवा विवाह का समर्थन रहा है। समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त कराना चाहते थे। और मैं अपनी बात यहीं पे विराम करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद आपका माननीय संतराम, आपने बताया और हम सभी उससे बाकी सहमत हैं। और वो सही भी था कि उन्होंने बताया कि जब तक मंदिर खुलते रहेंगे और मंदिर तब तक हम लोग गुलाम बने रहेंगे, क्योंकि वो गुलामी की निशानी है, वो हमें मानसिक गुलाम बनाते हैं। और उन्होंने जब स्कूल खोले तो उसकी विरोध में उनको उनकी हत्या का भी षड्यंत्र रचा गया, जो कि जीवन का प्रकाश देता है स्कूल, उसके लिए उनको उनकी हत्या तक का षड्यंत्र रचा गया। और ये सच्चाई है कि आज भी अगर हम परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे तो हमारी हत्या तक का सोचा जाएगा और उसे दबाने का सोचा जाता है।
और ये आजकल हम देख ही रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है। बहुत बहुत साधुवाद आपका। ज्योतिराव फुले कहते थे कि क्रांति के लिए लड़ना बहुत जरूरी है, और चाहे वो पिता ही क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, पड़ोसी क्यों ना हो, शत्रु क्यों ना हो, हमें सभी से संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तभी हम सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। बिना संघर्ष के तो कोई परिवर्तन आता ही नहीं। इसीलिए बाबा साहब ने भी कहा है, उन्हें गुरु मानते थे, इसलिए उन्होंने कहा शिक्षित बने, संगठित रहें, फिर संघर्ष करें, क्योंकि तभी जीत हो सकती है। जब तक आप अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, तब तक आप जीत का स्वाद ही नहीं चख सकते। तो बिना संघर्ष के कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। उन्होंने कहा था जो सो रहे हैं हमें उन्हें जगाना है, और जो जाग गए हैं हमें उन्हें समझाना है, और जो समझ गए हैं उन्हें हमें तैयार करना है ताकि वो दूसरों को समझा सके। और जब हम उन्हें तैयार कर लेंगे तो हमें उन्हें मैदान में उतारना है, और जब हम उन्हें मैदान में उतारेंगे तो हमें उन्हें हर हालत में जिताना है। यही हमारा मिशन है, और इसी से हमारा समाज आगे बढ़ सकता है, उन्नति कर सकता है। बहुत बहुत साधुवाद आपका। अगले हमारे मुख्य वक्ता में है माननीय उभय भद्र बौद्ध जी, जो मध्य प्रदेश से हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो माइक अनम्यूट करें और अपनी बात हम सभी के समक्ष रखें। माननीय उभय भद्र बौद्ध जी। सर, आप अगर उपस्थित हैं प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। सर्वप्रथम करुणा के सागर महाकांत के चरणों में नमन करते हुए, देश सम्राट अशोक के चरणों में नमन करते हुए, और सामाजिक क्रांति पितामह ज्योतिराव फुले के चरणों में नमन करते हुए, शिक्षा की जननी माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करते हुए, और संविधान नेता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर करते हुए, आज हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जूम मीटिंग में राष्ट्रपिता महात्मा ज्योति फुले की जयंती के अवसर पर सभी बुद्धिजीवी साथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आज के अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय आरसी धीमान साहब, संविधान विशेषज्ञ एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे माननीय रतन लाल चंद्रोत्तर साहब, आदरणीय संतराम प्रजापति जी, और मुख्य अतिथि के रूप में माननीय दशरथ मौर्य जी, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, और साथ ही साथ संचालन कर रही उपासिका रुचि बौद्ध जी, रायबरेली उत्तर प्रदेश। जूम में जुड़े सभी हमारे बुद्धिजीवी साथियों को जयंती की शुभकामनाएं देता हूं, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा मोदी जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं, नमोबुद्धा जय भी करता हूं। जैसा कि सर्वविदित है कि आज हम सभी संपूर्ण एशिया महाद्वीप के पुण्यदीप ज्योति प्रकाश सूर्य क्रांति ज्योतिराव फुले की 197वीं जयंती मना रहे हैं। यह बात सत्य है, पूर्व वक्ताओं ने हमारे उनके जन्म के बारे में और उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ प्रकाश डाला, उसको मैं दोहराने की फिर भी 11 अप्रैल 1827 को उनका जन्म होना, और उसके बाद एक ब्राह्मण दोस्त के बारात में जाकर अपमानित होना, और साथ ही साथ अपमानित होने के बाद उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की, और शिक्षा पर जो उनके प्रतिबंध लगा, उनकी शादियां होती हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले शादी होती है, और उनके जीवन संगी सावित्रीबाई फुले जैसी एक विदुषी महिला का संग मिलता है, और अशिक्षित आती हैं, और उन्होंने अपने अपमान के साथ साथ शिक्षा विहीन भारत को नारी से शिक्षित जो विहीन भारत था उस पर विशेष जो जोर उन्होंने दिया। अपनी धर्मपत्नी को पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद 1 जनवरी 1848 की प्रथम महिला शिक्षिका विद्यालय खोलने का शुरुआत किया, और साथ ही साथ इस देश में जो शूद्रों को शिक्षा वंचित थी उसको उन्होंने शूद्रों के लिए शिक्षा का केंद्र खोला, और यह उनका जो शुरुआत के कारवा थे, तो उन्हें घर से वंचित तो होना ही पड़ता है, फिर भी उन्होंने अपने अपमान का जो बदला था, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले ने शिक्षा के माध्यम से, और जो अपमानित हो रहे थे, उन्होंने एक वैज्ञानिक होने के नाते मैं समझता हूं कि उन्होंने यह सोचकर कि यह देश अशिक्षित है
और अशिक्षित समाज कभी इज्जत नहीं कर सकता, क्योंकि वो ब्राह्मण दोस्त तो था, पर वह समाज अपमानित किया, क्योंकि मनवादी मानसिकता से ग्रसित समाज था। उन्होंने शिक्षा की शुरुआत की, नारियों में शिक्षा जाती है, शूद्रों में शिक्षा जाती है, यह भारत सशक्त बनता है। और सशक्त बनने के बाद महात्मा ज्योतिराव फुले ने उस दौर में ये सारे काम किया जिस दौर में संभव नहीं होता, संभव करने के लिए कोई कोशिश नहीं करता, क्योंकि उस समय पेशवाओं का शासनकाल था। महाराष्ट्र की पुणे की धरती में अन्याय अत्याचार चरम सीमा पर था, फिर भी उनके आदम कद साहस को हम सभी सैल्यूट करते हैं, क्योंकि महात्मा ज्योतिराव फुले ने सामाजिक क्रांति के पितामह के नाम से जाने जाते हैं। और साथ ही साथ जो समाज में उनका योगदान है, शिक्षा का केंद्र खोलकर उन्होंने सामाजिक कुरीतियों की ओर विशेष ध्यान दिया, जो हमारा समाज कुरीतियों से लदा हुआ था। 24 सितंबर 1893 को सत्यशोधक समाज की स्थापना कर उन्होंने इस देश के मूल निवासी भाइयों को मनुवाद की ब्राह्मणवादी व्यवस्था से दूर करने के लिए सत्यशोधक समाज की परंपरा को डालकर अपने संस्कारों को, अपने बहुजन समाज के बीच में संस्कारों का आदान प्रदान की शुरुआत की। निश्चित तौर से महात्मा ज्योतिराव फुले ने एक वैज्ञानिक होने के नाते, एक क्रांतिकारी समाज सुधारक होने के नाते, उन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जिससे हमारा समाज आगे न बढ़ सके। सत्यशोधक समाज के माध्यम से अंधविश्वास, पाखंडवाद से छुटकारा मिलने की शुरुआत हुई। जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया कि उनका अपमान जगह जगह पर होता रहा, और साथ ही साथ उनकी धर्मपत्नी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का अपमान होता रहा। फिर उस अपमान को उन्होंने परवाह किए बगैर इस देश के नारियों को सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने अपने कोख में कोई बच्चे पैदा नहीं किए, और उन्होंने अपने देश के समस्त मूल निवासी भाइयों को ही अपना पुत्र माना, अपना परिवार माना। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में काम किया। सत्यशोधक समाज के साथ साथ जो आज आर्जक संघ चल रहा है, कहीं ना कहीं उसी का स्वरूप है। आर्जक संघ आज बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में काफी कुछ सक्रिय रूप से पूर्व से काम कर रहा है। बौद्ध धर्म तो हमारे बीच में विलुप्त हो चुका था, फिर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से पुनः संविधान के माध्यम से इस देश में बौद्ध धर्म जागृत हुआ और बौद्धिक व्यवस्था फली फूली। पर इसके पूर्व महात्मा ज्योतिराव फुले ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ साथ संविधान के माध्यम से अपने जो गुरु हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपना तीसरा गुरु महात्मा ज्योतिराव फुले को माना। पहला गुरु तथागत बुद्ध और कबीर दूसरे गुरु, और तीसरे महात्मा ज्योतिराव फुले। निश्चित तौर से समाज में ऐसी ख्याति उन्होंने फैलाई, कोई एक काम नहीं किया उन्होंने। सत्यशोधक के साथ साथ उन्होंने सत्यशोधक के माध्यम से अंधविश्वास और पाखंड का जो स्वरूप था, बाल विवाह को प्रतिबंध, बाल विवाह को उन्होंने रोक लगाई, विधवा विवाह को पुनः उन्होंने शुरुआत करवाई, और बाल प्रतिबंधक हत्याग्रह प्रतिबंधक जो महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार होते थे, उसके साथ साथ महिलाओं के, उनके बच्चों को रखरखाव की स्थान में बनाए। तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपने जीवन काल में अपने सारे घर परिवार को कोई परवाह न करते हुए उन्होंने पूरे समाज को तैयार किया। आज यदि वो हमारे संपूर्ण भारत देश के मूल निवासी भाइयों के लिए काम किया तो उन्होंने समस्त नारियों के लिए है, सभी समाज की महिलाओं के लिए किया है। फिर भी यदि हमारा मूल निवासी समाज यदि मान ले उन्हें कि हमारे लिए यदि ज्योतिराव फुले जैसे यदि महापुरुष न आते, शायद बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुष पैदा ना हो पाते, और होते भी तो उस प्रकार के यदि और गुरु न मानते अपने आप को, उनके शिष्य न बनते, तो शायद इस प्रकार की प्रेरणा उन्हें न मिलकर के आज संविधान जो हमें आप सबको मिला है, तो कहीं ना कहीं उनके गुरुओं के आशीर्वचन है और उनके उद्देश्य हैं। तो साथियों, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले ने जाना हो, दुनिया से जाना होता है, और 14 अप्रैल 1991 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का आना होता है। एक पुरुष जाते हैं, एक पुरुष आते हैं, और उसके बाद मानवर कांशीराम साहब का भी आना होता है बाबा साहब के जाने के बाद। तो यह कारवा माता फुले का बहुत विकराल और बहुत ही बृहद रूप में स्वतंत्र भारत में फैला है। पर कहीं ना कहीं हमारा यह देश
का मूल निवासी भाई आज अपने उद्देश्यों से अपने अपने जो उनका चरित्र और चेहरा है उससे कहीं ना कहीं अपना सर छिपा करके काम कर रहे हैं, जो इस देश के मूल निवासी भाइयों को नहीं करना चाहिए। आज 75 साल की आजादी के बाद भी इस देश में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जैसे शिक्षा जैसी समाज सुधार की जैसे कार्य करके इस देश को अग्रणी प्रदेश देश बनाने का काम किया। आज तक वह भारत रत्न से सम्मानित न कर पाना, ये मनवादियों की सोच, चाहे वो किसी भी सरकार रही हो, उन्होंने आज तक ऐसे महापुरुष को अनदेखी की जो हमारी आवश्यकताएं हैं कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले को, सावित्रीबाई फुले को, यहाँ तक कि छत्रपति साहू कुरी महाराज को भी मिलना चाहिए, क्योंकि बहुसंख्यक समाज को इन्होंने जो बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विद्वान पैदा करके विदेशों में भेज करके बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विद्वान पैदा किया, तो ऐसे महापुरुष के सम्मान के लिए हमें आपको मांग रखनी चाहिए कि राष्ट्रपिता महात्मा फुले को और छत्रपति साहू कुरी महाराज और सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न मिलना चाहिए। और जहां तक बात है समाज सुधार की, जितनी भी बातें कम की जाए उतना कम है, क्योंकि महात्मा फुले का जीवन सारा जीवन संघर्ष में बिताया, गरीब और अनाथ लोगों के लिए बिताया। तो कहीं ना कहीं इस देश की नारी भी, हमें मानते हैं कि बहुजन समाज की महिलाएं भी जितना ज्योतिबा फुले सावित्री फुले ने किया है, इस देश की मूल निवासी बहनें भी उनके प्रति सजग नहीं है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुष पैदा होकर संविधान में जितना स्थान दिया महिलाओं के लिए, चाहे किसी कानून के माध्यम से हो, चाहे हिंदू कोड बिल के माध्यम से हो, या उन्हें किसी प्रकार की सुविधाएं हो, तो निश्चित तौर से हमारे देश की मूल निवासी बहनों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के भारत रत्न पाने के लिए हम तो चाहते हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, सामाजिक न्याय परिषद के माध्यम से हमारी महिलाएं उनका एक संगठन, उनके भारत रत्न की एक आवाज संपूर्ण देश में जाए और आने वाला समय में उन्हें भारत रत्न दिया जाए, तब यह आज की जयंती का सार्थक उद्देश्य पूरा होगा। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, यदि बहनों यदि संचालक महोदय के पास समय है तो कुछ बोल सकता हूँ, यदि नहीं है तो इसी आशा और विश्वास के साथ माननीय रुचि बौद्ध जी हमें अनुमति के लिए आगे कुछ बोलने के लिए अनुमति देंगे तो बोल सकता हूँ, नहीं तो फिर मैं अपनी बात को यही विराम रखूँ, क्योंकि और भी वक्ता हमारे बीच में है। तो साथियों, मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम करता हूँ। ज्योतिबा फुले की जयंती की बधाई देता हूँ। धन्यवाद माननीय रुचि बौद्ध जी, संचालिका महोदय। हेलो, बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। जी धन्यवाद आपको। आपने बहुत अच्छा बोला और हम सभी को अवगत कराया कि महिलाओं को भी आगे आना चाहिए और महिलाओं को जो अधिकार दिए हैं और शिक्षित किया है उनको भी जागृत होना चाहिए। इसी के साथ एक सूचना देनी थी आपको। माननीय आरसी धीमान जी जो आज की अध्यक्षता धन्यवाद दूंगा मैं आपको। आपकी एक वीडियो हमारे रीति आजाद जी, आपकी एक वीडियो हमें आज से 4 साल पहले प्राप्त हुई थी। वह वीडियो हमारे इस मध्य प्रदेश में जहां तक मेरा संपर्क में है, उस वीडियो के माध्यम से जो आपने वीडियो को भेजा था, शायद उसको ऊपर से लॉक भी कर दिया गया कुछ समय के लिए। उस वीडियो ने बहुत सारी जागृति महिलाओं के बीच में और साथ साथ पुरुषों के बीच में आई है। ऐसी वीडियो बनाकर आप भेजती रहें। इसी के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद सर कि आपने बताया कि मैं भी किसी तरह से इस मामले में सहयोग कर रही हूँ, महिलाओं को जागृत कर रही हूँ। बहुत बहुत साधुवाद आपको। एक सूचना देनी थी। माननीय आरसी धीमान जी का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया है, इसलिए वो अध्यक्षता आज की किसी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो मैं आज के जो नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं आरबीएम द्वारा, एडवोकेट नंद कुमार कुशवाहा जी सतना से, मध्य प्रदेश से, तो मैं उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ कि वो आज की अध्यक्षता नंद कुमार कुशवाहा जी करेंगे। और आज के जो लास्ट में वक्तव्य देते हैं अध्यक्षता का, तो वो वही करेंगे। तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि उन्हें आज का अध्यक्ष पद संभालें वो और हमारे साथ अंतिम समय तक बने रहें। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी, मेरे मन में विचार आते रहते हैं सर, मैं भी बोल लेती हूँ। काफी विचार ये आए थे कि हम बहुत कुछ कहते हैं कि महिलाओं के लिए किया, महिलाओं ने साथ दिया, माता सावित्रीबाई फुले हो चाहे तिलकारी बाई हो, सभी को हम कहते हैं। लेकिन वो एक कहावत है कि भगत सिंह हो लेकिन अपने घर में नहीं। ठीक उसी प्रकार से आज की वेबिनार में हमारे यहाँ 72 लोग जुड़े हैं लगभग, लेकिन जितनी हमें पुरुष दिखाई दे रहे हैं उतनी महिलाएं नहीं। तो इस मामले में आप खुद सोच सकते हैं कि आपने कितना उस कारवां को आगे बढ़ाया है जो महात्मा ज्योतिबा फुले चाहते थे, और वो अपनी वाइफ को आगे करके या फातिमा शेख को आगे कर उन्होंने इस समाज को जागृत किया, बराबर लाए और वंचित समाज को आगे लाए। तो क्या हम मौका दे रहे हैं
या आज का समाज ये मौका दे रहा है कि वो स्वयं तो अपने महापुरुषों के बल पर इस लायक हो गया कि वो वेबिनार में, इस तरह के संगठनों में, इस तरह के आयोजनों में पहुंच जाता है, बोलता भी है, सुनता भी है, लेकिन वो अपने परिवार को साथ नहीं लाता, महिला वर्ग को आगे नहीं लाता। तो क्या आप सोचते हैं कि अकेले आप जब गृहस्थी नहीं चला सकते, एक घर का एक घर नहीं चला सकते, तो आप महिला के बिना जागृति ला पाएंगे इस समाज में? आप खुद स्वयं आकलन कीजिए अपना। मैं किसी को ताने नहीं दे रही, किसी को सुना नहीं रही, लेकिन मैं चाहती हूँ ये कि आप लोग स्वयं आकलन करें कि हम महापुरुषों के कारवां को कहाँ तक ले जा रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमें सफलता नहीं मिलती, हमारी महिलाएं सुनती नहीं। जब आप ले जाएंगे, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, अगर आप समझाएंगे तो वो नहीं समझेंगी, लेकिन अगर आप बाहर ले जाएंगे समाज में, वो 10 लोगों से मिलेंगी, सोचेंगी, समझेंगी, तो वो जरूर अपने आप ही चेंज हो जाएंगी। तो ये हमें करना चाहिए। हम शिक्षित तो कर रहे हैं उन्हें कि बेटी पढ़ी लिखी हो, एक कमाने लगे, वाइफ पढ़ी लिखी हो, समाज में दिखाने लायक, मिलवाने लायक हो जाए, लेकिन हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं उन्हें कि वो समाज में परिवर्तन कर सके, बाबा साहब के कारवां को आगे ले जा सके, महात्मा ज्योतिराव फुले के कारवां को आगे ले जा सके। ये कार्य हम नहीं कर रहे हैं, यही रीजन है हम आज तक पीछे हैं। आधी आबादी जब पीछे रहेगी तो आधी आबादी कहीं भी कुछ नहीं कर पाई और ना कर पाई है। आप सोचिए, शुरू से पुरुष वर्ग लगा हुआ है, लेकिन आज तक वो सफलता नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। और बाबा साहब का कारवा वहीं का वहीं है, या सोचिए आगे तो नहीं बढ़ पाए। ये इसीलिए है। मैं सोचूंगी और चाहती हूँ कि आप बुरा नहीं माने होंगे सभी, और आगे से इस चीज पे ध्यान देंगे, क्योंकि आपको प्रेरित करना पड़ेगा। सब माता सावित्रीबाई फुले पढ़ना चाहती थी, लेकिन वो अपनी हेजिटेशन की वजह से नहीं कह पा रही थी। ज्योतिबा फुले ने उनसे खुद पूछा था, क्या आप पढ़ोगी? तो उन्होंने कहा, लोग क्या कहेंगे। तो आप उन्हें प्रेरित कीजिए, आप उन्हें लाइए वेबिनार में, आयोजनों में, जगह जगह जो प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं उसमें आप ही उन्हें पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, आप ही उन्हें पढ़ाते हैं, तो आपको उन्हें आगे लाना पड़ेगा। फिर देखिए वो आपसे भी आगे निकल जाएंगे। इसको बुरा नहीं मानिएगा। और मैं आगे इसको वेबिनार को बढ़ाती हूँ। हमारे मुख्य अतिथि हैं आज के माननीय दशरथ मौर्य जी, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश से। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो भी आज की वेबिनार में अपने विचार रखें और हम सभी को लाभान्वित करें। माननीय दशरथ मौर्य जी। बहुत धन्यवाद संचालिका रुचि बौद्ध जी। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी तथा बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं आज जिनकी जयंती है पितामह महात्मा ज्योतिबा फुले जी एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात हमारे आरबीएम के राष्ट्रीय संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी एवं कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी तथा इस वेबिनार में आज उपस्थित सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। 197वीं जयंती पितामह महात्मा ज्योतिबा फुले की 197वीं जयंती के अवसर पर इस वेबिनार में जुड़े सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे सभी पूर्व के साथियों ने बताया है, महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जन्म 11 अप्रैल 1827 को सतारा जिले, महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था और 1 वर्ष से कम उम्र में ही उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। और जैसा कि हमारे पितामह महात्मा ज्योतिबा फुले जी का बड़े होने पर उनकी शादी माता सावित्रीबाई फुले से हुई। शादी उनकी माता सावित्रीबाई फुले से हुई। तत्पश्चात उन्होंने जो है सामाजिक कार्यों में उनकी रुचि बढ़ी और उन्होंने माता साहब स्वयं शिक्षित होने के साथ साथ माता सावित्रीबाई फुले को भी शिक्षित किया और पूरे समाज को शिक्षित करने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया और
उन्होंने 24/11/1873 में एक सत्य शोधक समाज की स्थापना किया, जो उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो लोग सत्य से हटकर पाखंडों में लिप्त हो गए हैं, लोगों के कहने में हो गए हैं, आ गए हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, तथा उनके द्वारा, पाखंडियों के द्वारा बनाए गए पाखंडों में लिप्त होकर अपने सत्य को भूल गए हैं, उनको, उनके सुधार हो सके, और उन्होंने समाज सुधार का कार्य किया। उन्होंने तमाम समाज को सुधारने, समाज सुधारक के रूप में समाज को सुधारने के लिए तमाम जो है अच्छी अच्छी पुस्तकों की रचना की, जैसे गुलामगिरी, किसान का कोड़ा, सूद आदि तमाम पुस्तकों की उन्होंने रचना किया, तथा एक अखंड लेख भी लिखा उन्होंने, जिसका, क्योंकि ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, इन्होंने मराठी में लिखा, जिसका हिंदी अनुवाद में इसका अर्थ होता है, विद्या के बिना गति गई, गत के बिना नीति गई, नीति के बिना गति गई, गत के बिना वित्त गया, और वित्त के अभाव में शूद्रों का पतन हुआ। मतलब कि वित्त के अभाव में, जैसे इस समय भी तमाम लोग ऐसे हैं जिनके वित्त के अभाव में तमाम जगहों पर नहीं जा पाते हैं, तमाम सम्मेलनों में नहीं सम्मिलित हो पाते हैं। जैसे अभी हमारे रुचि बौद्ध जी कह रही थी कि महिलाओं को भी सम्मिलित करना चाहिए, तो अभी हमारे बहुजन समाज में तमाम लोगों के पास इतनी संपत्ति, इतना धन, वित्त नहीं है कि वो हर जगहों पर सम्मिलित हो सकें, क्योंकि वो अन्य अपने जीवन यापन के कार्यों में ज़्यादा बिजी रहते हैं, और जीवन यापन के कार्यों में हमारे महिलाओं की बहुत ही भागीदारी होती है, बहुत ही उनकी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी तो दोनों की होती है, पुरुष और महिला की, लेकिन महिलाएं ज़्यादा जिम्मेदारी निभाती हैं। तो इन सब के कारण विद्या के अभाव में ही सारा अनर्थ हो रहा था, जिसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे पितामह ज्योतिबा फुले जी ने बीड़ा उठाया और इसे आगे बढ़ाया। यहाँ तक कि उन्होंने पढ़ाने के बाद अपने समाज के, बहुजन के, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था पहले, उनको जागरूक करने के लिए, पढ़ाने के लिए 18 विद्यालय खोला, और साहसिक कार्य कर करके जो है समाज में क्रांति का बिगुल बजाया। सही माने में तो ये, जैसे तमाम लोगों को, मेरा अपना विचार है कि तमाम लोगों को भारत रत्न से जो है नवाजा जा रहा है। सही माने में तो हमारे पितामह ज्योतिबा फुले जी को बहुत पहले ही इस भारत रत्न से जो है नवाजा जाना चाहिए था। तथा जैसे कि हमारे समाज के, बहुजन समाज के तमाम शिक्षक हैं जो वेतन पाते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं, जैसा कि उनको एनसीईआरटी द्वारा जो किताबें मान्यता प्राप्त जो प्राप्त होती हैं उनको पढ़ाते हैं, तो उन एनसीईआरटी की किताबों में एक चैप्टर हमारे पितामह ज्योतिबा फुले जी का भी होना चाहिए। ऐसा हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि एनसीईआरटी की किताबों में एक अध्याय जुड़े, जिससे इनके बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में भी लोग जान सकें कि इनका क्या योगदान रहा है समाज को आगे बढ़ाने में, शिक्षित करने में। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो समाज शिक्षित नहीं है वो हर सुविधाओं से वंचित रहता है। जब शिक्षित ही नहीं है तो वो जो है, वो कोई सुविधा के बारे में जानकारी भी नहीं हो पाती है, और सुविधाओं को, उसकी सुविधाओं को दूसरे लोग जो है, जो पाखंडी लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वो उसे जबरदस्ती हथिया लेते हैं। उसको अपना अधिकार लेने के लिए शिक्षित होना हर व्यक्ति को जरूरी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी पितामह ज्योतिबा फुले को अपना भी गुरु माना था, इनको भी गुरु माना था अपना। तो इन
इनका हमारे समाज में जो है सामाजिक परिवर्तन में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, जैसा कि हमारे पूर्व के सभी साथियों ने भी बताया है। और पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद सर आपका, आपने बहुत अच्छे विचार रखे, हम सभी उससे लाभान्वित हुए। इसी के साथ माननीय अध्यक्ष हमारे नंद कुमार कुशवाहा जी जो सतना से हैं, एडवोकेट नंद कुमार कुशवाहा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो भी अपना अध्यक्षीय वक्तव्य रखें हम सभी के समक्ष और हम सभी को अनुग्रहित करें। मैडम जी आवाज आ रही है? आवाज आ जी आ रही रही है है, मैडम? आ रही है सर, क्लियर आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। मैडम जी, आज के इस आरबीएम की इस वेबिनार के मौके पर, महात्मा ज्योतिराव फूले की 197वीं जयंती के मौके पर, आज के मुख्य अतिथि, आज के विभिन्न विशिष्ट अतिथि महोदय व हमारे संस्था के संस्थापक महोदय व सभी का को सादर नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए, सभी संतों गुरुओं को सादर नमन करते हुए मैं अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा हूं। आज इस वेबिनार के मौके पर महात्मा ज्योतिराव फूले की 197वें जयंती के अवसर पर विभिन्न वक्तागणों ने अपने विचार रखे और सारगर्भित विचार रखे गए। और आज का मुख्य विषय था कि सामाजिक परिवर्तन में महात्मा ज्योतिराव फूले का क्या योगदान था। इस पर मैंने जो महात्मा ज्योतिराव फूले का अध्ययन करने से जो मुझे ज्ञात हुआ, तो महात्मा ज्योतिराव फूले का उस समय में जन्म हुआ था जब तथागत बुद्ध की क्रांति का शुंग वंश के शासक द्वारा पूरी तरह से दमन करने के बाद, विभिन्न प्रकार की यातनाओं के बाद झेलने का मौका इस समाज को मिल रहा था। उस समय उनका जन्म हुआ और उन्होंने इस समाज को में कैसे बदलाव आई, इसके लिए जब उनके साथ जो घटना घटित हुई उस पर उन्होंने अध्ययन करने के बाद उस बीमारी के निजात पर वो पहुंचे। लेकिन जिस समाज के द्वारा इस बहुजन समाज पर यानी दलित शोषित समाज पर जो यातनाएं झेलने के लिए जब मजबूर किया, लेकिन जब उनको ज्ञान इस बात का आभास हुआ कि हमें इस समाज की बीमारी को दूर भी करना है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ भी हमें नहीं करना है, तो जो कुछ घटनाक्रम सामाजिक बदलाव के उन्होंने जिन लोगों ने विभिन्न प्रकार की यातनाएं बनाई, उनके लिए भी उन्होंने वही काम किया जो अपने समाज के लिए किया। यानी एक जो उस समय पेशवाओं का राज था, ब्राह्मण जिसे हम आज की तारीख में कहते हैं, उस समाज की दो घटनाएं उनके सामने जो मैंने अध्ययन में पाया कि एक विधवा ब्राह्मणी जो विभिन्न परिस्थितियों बस गर्भवती हो जाती है, उसके संतान को वो यशवंत राव को जन्म देती है, उसको वो गोद लेते हैं, और एक विधवा ब्राह्मणी का उन्होंने पुनर्विवाह कराते हैं। यानी उनका अपने समाज के उत्थान के लिए जितना योगदान था, उसी तरह जो उनके साथ समाज में यातनाएं देने का काम करता, उसके साथ भी वो उसी तरह का व्यवहार करते थे। इसी कड़ी में बाबा साहब अम्बेडकर ने जब सामाजिक परिवर्तन के मसीहा ज्योतिराव फूले को अपना आदर्श गुरु माना, तो उन्होंने आदर्श माना, अपना गुरु माना, तो भविष्य जब उन्हें संविधान लिखने का मौका मिला, तब उन्होंने पूरे समाज के लिए उसी तरह काम किया जैसा उनके गुरु महात्मा बुद्ध, महात्मा ज्योतिराव फूले, तथागत बुद्ध और संत कबीर ने जैसा समाज के लिए अनुकरणीय काम किया, सबके लिए काम किया। तो जो महात्मा ज्योतिराव फूले का जीवन दर्शन है, हम सबके लिए प्रेरणादायी है। और उन्होंने तो लगभग उन्होंने 1 जनवरी 1848 से
28 नवंबर 1990, यानी लगभग वो 52 वर्ष तक उन्होंने समाज के लिए 42 वर्ष तक लगभग उन्होंने समाज के लिए काम किया। जो सामाजिक परिवर्तन के जो महापुरुषों का 108 वर्षों का जो स्वर्णिम काल था, उसमें सबसे ज्यादा योगदान महात्मा ज्योतिराव फुले का है। मैं आप सभी लोगों ने इस महात्मा ज्योतिराव फुले के इस तरह के भव्य आयोजन का मीनार के माध्यम से IPM द्वारा किया गया। मैं संस्थापक महोदय का, पूरी उनकी टीम का सबको साधुवाद देता हूं। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय भीम कहते हुए अपनी वाणी विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने बहुत अच्छा हम सभी को बताया, सारांश निकाला आज की मीटिंग का, तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद सर। तो ये था हमारा अध्यक्षीय वक्तव्य जो हम सभी ने सुना और हम सभी ने जाना कि हमें सामाजिक परिवर्तन के लिए ज्योतिराव फुले जी के मार्ग पर चलना पड़ेगा, योगदान करना पड़ेगा। जैसा कि करने से कहने से कुछ नहीं होता, हमें उसे अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा, उसका अनुसरण करना पड़ेगा। तो यही थे आज के विचार, आज के वेबिनार में बहुत अच्छे विचार हैं। तो आज की मीटिंग आज बहुत सफल रही। आज हमारे बहुत सारे लोग जुड़े और सभी ने अपने अपने विचार रखे, हम सभी को उससे लाभ हुआ। जैसा कि महात्मा ज्योतिराव फुले कहते थे कि बाल काटना धर्म नहीं, इसका धंधा है। उसी तरीके से चमड़े का काम करना धर्म नहीं, धंधा है। ठीक उसी प्रकार से ब्राह्मण का पूजा पाठ करना उसका धर्म नहीं, धंधा है, कि वो उससे अपनी रोजी रोटी कमाता है, अपने परिवार को पालता है और वो हम सब पर राज करता है। तो इसलिए हमें सही को सही कहना पड़ेगा और गलत को गलत, तब हम अपने महापुरुषों की जो मार्ग है उस पर चल पाएंगे, उनका अनुसरण कर पाएंगे और प्रगति की ओर जा पाएंगे। तो मैंने जो कुछ कहा हो और किसी को गलत लगा हो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पर विचार करना चाहिए कि क्या हम पूर्णतया उन्हें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री कर पा रहे हैं कि वो समय निकालें। जब वो पूजा पाठ के लिए समय निकाल सकती हैं, ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास के लिए समय निकाल सकती हैं और हर तरह के त्योहारों को मनाने के लिए समय निकाल सकती हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप प्रेरित करेंगे तो वो इस तरफ भी अपना ध्यान देगी। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, बस मैंने इतना ही कहा, क्योंकि मैं भी पहले पूजा पाठ में ही थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज इसमें पूरी तरह जुड़ जाती हूँ और वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम की वो निभा रहे हैं। वो बच्चों को देख रहे हैं, वो खाना बना रहे हैं और मुझे भी बना बनाया मिले। तो मैंने इसलिए ये कहा, अगर इतना करता है कोई तो हर महिला आगे आने को तैयार हो जाएगी, उसे समय भी मिलेगा और वो उस कोशिश को जानेगी जो उस वक्त ज्योतिराव फुले ने की, या मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, या ऐसे ही और भी महापुरुष हैं जो आज भी कर रहे हैं, जिससे महिलाएं आगे आई हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी घटती है, वो सामाजिक कार्य और सामाजिक परिवर्तन में कार्य कर पा रही हैं। इसलिए बुरा मत मानिएगा, जो भी बुरा लगा हो वो मेरे लिए और जो अच्छा लगा वो आप सभी के लिए। आज की जो वेबिनार है उसको सभ्य सत्ता के साथ हम समाप्ति की ओर ले चलते हैं। सभी लोग अपने मन को शांत करेंगे और सभ्य सत्ता की स्थिति में आएंगे। सभ्य सत्ता सुखी हों।